नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। अरब के रवैये पर सवाल। जी हां, पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेताओं ने जो टिप्पणी की विवादित मानी गई और इसका विवाद अभी भी नहीं थमा। मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों की ओर से बीजेपी नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़ी आलोचना की गई है। कुवैत, कतर और सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की ओर से यहां तक आधिकारिक रूप से बयान जारी कर इसकी आलोचना की गई, जबकि कतर और ईरान जैसे देशों ने भारतीय राजदूतों को बुलाकर अपना विरोध जताया। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से दोनों नेताओं पर कार्रवाई करते हुए नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया और नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कहने का अर्थ यह है कि भारत ने तो अपनी गंदगी साफ कर ली, यानी कि जिस पर सवाल उठ रहे थे उसको बाहर का रास्ता दिखाया, कार्रवाई की। और भी कुछ लोगों की लिस्ट तैयार की गई है जो निशाने पर हैं, जो गलत बयानबाजियां करते रहते हैं। सांप्रदायिकता माहौल, ये कहा जाता है कि सांप्रदायिकता के माहौल को बढ़ाया जा रहा है, इस तरह की बयानबाजियों को, उसको लेकर बीजेपी अब कार्रवाई करने में जुटी हुई है। सवाल हमारा ये कि अरब आखिर ये भेदभाव क्यों करता है? भारत में जिस तरह की बयानबाजियां होती हैं उसको लेकर तमाम तरह के दंगे भड़कने लगते हैं, खून की नदियां बहने लगती हैं। लेकिन जब चीन की हम बात करें, क्योंकि चीन में एक ऐसा प्रांत है शिनजियांग, जहां पर इस्लामिक लोगों के साथ साथ क्या क्या होता है इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स पर नजर डाल देते हैं कि भारत और अरब के बीच क्या संबंध है। अरब देशों में भारत का रिश्ता। भारत में ज्यादातर ईंधन का आयात अरब देशों से होता है। भारत की तरफ से इन देशों को आयात उपलब्ध कराया जाता है। अरब देशों से भारत के अच्छे व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं। अब हम जानते हैं कि चीन में आखिर मुस्लिमों के साथ कैसा बर्ताव होता है, पहले वो जानना जरूरी है। चीन का मुस्लिमों के साथ रवैया। साल 2014 से अब तक कम से कम 630 इमाम और अन्य मुस्लिमों के साथ क्या क्या व्यवहार हुए। देखिए, वीगर मानवाधिकार प्रोजेक्ट ने यह शोध तैयार किया है। हिरासत में 18 मौलवियों की अब तक मौत हो चुकी है। कई हिरासत में हैं, कई को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। मौलवियों पर चरमपंथ का प्रचार करने का आरोप है। सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए भीड़ जुटाने का आरोप है। अब देखिए, मुस्लिमों का नरकिस्तान है चीन का ये प्रांत शिनजियांग। प्रांत की कुल आबादी में 25% मुस्लिम है। शिनजियांग की सीमाएं भारत समेत 8 देशों से मिलती हैं। मुस्लिमों को लंबी दाढ़ी रखने की यहां पर इजाजत नहीं है। इन पर जरा गौर करिएगा। रमजान के महीने में रोजा रखने की इजाजत नहीं है। यह है चीन का रवैया मुस्लिमों के प्रति। बच्चे पैदा करने की इजाजत नहीं है। ना दाढ़ी रख सकते हैं, ना पवित्र माह रमजान में रोजा रख सकते हैं। महिलाओं को बुर्का पहनने की भी इजाजत नहीं है। स्वेच्छा से अपने धर्म का त्योहार भी नहीं मना सकते हैं मुस्लिम। शिनजियांग का आकार पाकिस्तान से 1.5 गुना ज्यादा है। यह है चीन का एक राज्य। प्रांत की कुल आबादी में 50% मुस्लिम है और मुस्लिमों के साथ इस तरह का रवैया है चीन का। डिटेंशन सेंटर बने हुए हैं, यहां पर मुस्लिमों को कैद रखा जाता है, प्रताड़नाएं की जाती है और जब भी चीन चाहे तब मस्जिदों को गिराकर वहां पर टॉयलेट तक बना सकता है और कोई विरोध भी नहीं करने वाला है। तो यह है चीन का इस्लाम के प्रति रवैया। और अब वापस से भारत में आते हैं। भारत में अगर कुछ भी छोटा मोटा हादसा हो जाता है, मान लीजिए कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट लिख दी जाती है। अभी हम बंगलुरु का ही हादसा बताते हैं, जब 2020 में किसी ने आपत्तिजनक फेसबुक पर पोस्ट लिख दी थी और वहां दंगे भड़क गए थे। और ऐसा ही भारत के अलग अलग हिस्सों में आप देखते ही होंगे। इस्लाम के नाम पर लोग खून की नदियां तक बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस्लाम के रहनुमाओं को आखिर चीन के लिए चुप क्यों देखा जाता है? अब तक तो इन रहनुमाओं को चीन से, इन मुसलमानों को वहां से निकाल लेना चाहिए। लेकिन इस सब पे चुप्पी क्यों आखिर? भारत में बयान होता है तो अरब में बवाल मच जाता है।
और चीन में इस तरह के जुर्म ढाए जा रहे हैं, ज्यादती की जा रही है, तो उस पर सवाल नहीं। तो आखिर ऐसी कौन सी नब्ज है चीन के पास इन अरब देशों की कि आखिर अरब देश में चीन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, और भारत में अगर कोई भी बयानबाजी होती या फिर कोई छोटी से छोटी पोस्ट हो जाती है, क्योंकि भारत वैसे भी पीसफुल राष्ट्र है, जाना जाता है, शांति प्रिय राष्ट्र है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, समझौता करने के लिए, अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखने के लिए, अपनी मित्रता के लिए, इस तरह का भारत का रवैया हमेशा से जाना जाता है, चाहे वो देश कोई भी हो। लेकिन जब बात आती है इन इस्लामिक कंट्रीज की चीन के प्रति भावना की, तो वो आखिर इतनी सॉफ्ट क्यों, इतनी नरम क्यों है? तो आज हमारा यही है सवाल, चीन के जुर्म पर क्यों आखिर चुप है अरब देश? चीन के शिनजियांग पर अरब की नजर क्यों नहीं पड़ी अभी तक? इन रहनुमाओं को चीन के प्रति इतना चुप चुप सा क्यों देखा जाता है? और जब भारत में जरा से किसी ने आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर दी तो आपने राजदूतों को तलब कर लिया। चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनसे पहले हम आपका तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ चर्चा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुलरेज शेख जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका इस चर्चा में। भारत के पूर्व राजदूत जे.के. त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर। और इस्लामिक स्कॉलर वसीम अहमद गाजी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप तीनों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं रुख करती हूं गुलरेज शेख जी का। शेख जी, जो बयानबाजियां हुई बीते दिनों, और ये कोई पहला मामला नहीं है, जब भारत में जरा सा भी कुछ विवादित पोस्ट होता है या फिर बयानबाजी हो जाती है तो तमाम इस्लामिक कंट्रीज खड़ी हो जाती, खास तौर पर अरब। अब आपने देखा कुवैत, कतर जैसे देश खड़े हो गए, बहरीन में भी विरोध हुआ कि भारत के सामान नहीं खरीदने हैं, स्टोर को बंद कर दिया जाए, लिस्ट भी बना ली गई है लंबी चौड़ी, और भारत के राजदूतों को भी तलब किया गया, विरोध करना शुरू कर दिया गया। सवाल हमारा ये कि जब चीन में इस तरह की ज्यादती होती है, इस तरह की बर्बरता होती है, और कई रूल्स बनाए गए हैं, कई रूल्स और रेगुलेशन हैं मुस्लिमों के लिए कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, आप मुस्लिम महिलाएं बुर्का नहीं पहन सकती हैं, आप अपना त्योहार नहीं मना सकते, रमजान में रोजा नहीं रख सकते, तो विरोध क्यों नहीं होता है? तब ये इस्लामिक रहनुमा चुप क्यों है? देखिए मिस राजावत, बड़ी स्पष्ट बात करता हूँ, और चूंकि मैं इंटरनेशनल जर्नल्स में भी लिखता रहता हूँ, फॉरेन पॉलिसी के डॉक्यूमेंट का विभिन्न पत्रिकाओं में लिखता हूँ, तो चीन के ऊपर इन लोगों की डिपेंडेंसी है, और चीन से ऐसा कुछ है, चीन इनसे केवल पेट्रोल लेता है, ऑयल लेता है, एनर्जी लेता है, और चीन से ये बाकी सामान ये लोग चीन से लेते हैं। इनमें से जितने भी देश हैं ये सब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंग हैं। आपको ये भी पता होगा, कुछ समय पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अबू धाबी में एक पोर्ट पकड़ा गया था, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सैटेलाइट ने ट्रेस किया था, और चाइना उसको अपने मिलिट्री और नेवल यूज के लिए डेवलप कर रहा था, जबकि बताया ये जा रहा था कि वो कमर्शियल पोर्ट है। तो ये सब साझेदारियां जिस प्रकार की है छुपी हुई चीन के साथ, इसलिए ये लोग चीन के ऊपर हिपोक्रेसी करते, बड़ा मैं खुल के कह रहा हूँ कि ये पाखंड करते हैं। जबकि भारत के साथ जो कुछ भी है बिल्कुल क्लियर है, हम उससे ऑयल खरीदते हैं और हम उनको सामान एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग वहां काम करते हैं और अपने रेमिटेंसेस यहाँ भेजते हैं, तो उस चीज का एक जो फायदा है वो इनको मिलता है। और सरकारों से ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वहां जो चीजें वायरल होती हैं वो वातावरण को खराब करती हैं। जहां तक मेरी पार्टी का विषय है, पार्टी ने अपनी बात स्पष्ट की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर जो कुछ भी नुपुर शर्मा ने कहा हो या उनके समर्थन में जो कुछ भी नवीन जिंदल ने कहा हो, उसको पार्टी बिल्कुल स्वीकार नहीं करती है, बिल्कुल स्वीकारोक्ति नहीं है। इसलिए दोनों के ऊपर पार्टी ने कार्रवाई की है। वो बड़ा एक स्पष्ट संदेश भी दिया है
कि हम जैसे प्रवक्ताओं को कि आपकी लाइन क्या है, पार्टी की लाइन जो है वही आपकी लाइन है। वो पंच निष्ठा के ऊपर आधारित है भारतीय जनता पार्टी। पंच निष्ठा मतलब 5 पिलर जिसके ऊपर बीजेपी खड़ी है, जिसमें एक पिलर है सर्वधर्म सद्भावना। तो जो सर्वधर्म सद्भावना का आदर नहीं करता है, पार्टी उसको सजा देगी। ठीक है, आपका ये मानना है पार्टी ने स्पष्ट कर दी। सर्वधर्म सद्भावना, ये बात पूरे भारत में देखी जाती है और मानी भी जाती है, और इसीलिए हमने उदाहरण भी पेश कर दिया है। वसीम गाजी जी, सर आप बताइए कि अब आप भारत का तो विरोध कर रहे हैं, भारत में अंदर भी विरोध हो रहा है, बाहर भी विरोध हो रहा है, चारों तरफ से भारत का विरोध हो रहा है। सवाल हमारा यही, फिर से मैं दोहराती हूँ, चीन का आखिर विरोध क्यों नहीं होता है? आखिर ऐसी कौन सी नब्ज दबी हुई है, या फिर क्या है आखिर चीन के पास जो आखिर चीन का विरोध नहीं किया जाता? क्यों है चुप रहनुमा? एक्चुअली आपने जो इशू उठाया है, पहली बात तो ये इशू बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको हिंदुस्तान के और अरब ममालिक के जो संबंध हैं, क्योंकि मैं सऊदी एम्बेसी, यूएई और तमाम एम्बेसीज में वीजा ऑफिसर रहा हूँ। हमारे जो अरब ममालिक के साथ, अरब कंट्रीज के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो बहुत ही पर्सनल है, और हमारे ताल्लुकात नेहरू जी के जमाने से लेके जनाब नरेंद्र मोदी साहब के साथ इतने मजबूत हैं कि सऊदी अरब ने जो अपना सबसे बड़ा जो अवार्ड है, सिविल अवार्ड है, वो जनाब नरेंद्र मोदी जी को दिया है, ना कि वो चाइना के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को दिया है। ठीक। दूसरी बात, हमारे जो उनके सफारती ताल्लुकात हैं, हमारे जो उनके राजनीतिक ताल्लुकात हैं, वो बहुत पुराने, और सऊदी अरब में बहुत दिनों तक अरब ममालिक में चाइनीज की एम्बेसीज भी नहीं थी और हमारे संबंध भी नहीं थे। तीसरी बात यह है कि 47 से लेके आज तक, ठीक है, आपके आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। चलिए ठीक है, पहले आप पूरी बात कर लीजिए। 1947 से लेके आज तक, चाहे वो कांग्रेस के जमाने में हो, चाहे भाजपा के जमाने में हो, बहुत सारे हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, और उसमें बहुत सारे लिंचिंग के भी मुद्दे हुए, गाय के नाम पर भी लिंचिंग के मुद्दे हुए। कभी किसी अरब ममालिक ने, अरब कंट्री ने ये मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हमारा इंटरनल मामला है। दूसरी बात है कि हमारे पाकिस्तान से इतने ताल्लुकात खराब हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में अरब ममालिक हमारी ज्यादा इज्जत करते हैं और हमें ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तीसरी बात यह है कि मैं सऊदी एम्बेसी में वीजा ऑफिसर था, तो सऊदी और अरब के लोग हमसे ये कहते थे कि भाई हमें जो है वो हमारे जो हिंदू भाई हैं वो ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं। तो वो मुस्लिम के बजाय हिंदू लेते थे, और तकरीबन आज 1 करोड़ लोग हैं, उसमें 70 लाख हमारे हिंदू भाई जो हैं वो वहां पर रहते हैं गल्फ में। अभी आपको पता है कि जो बाबू मुरारी जी हैं, वो वहाँ के सबसे ज्यादा जो है उनकी इज्जत होती है, और जब वो जाते हैं तो वहाँ के जो नहयान है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, वो उनको रिसीव करते हैं। दूसरे अभी 2 मंदिर बनाए गए हैं अबू धाबी में, क्योंकि हमारे उनके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि अभी वहाँ पर मंदिर बनाए गए, और उन्होंने कहा है कि आप और भी चाहें तो मंदिर बना सकते हैं। ठीक है, आपने ये ताल्लुकात गिना दिए, उम्मीद करती हूँ आपने बात कंप्लीट कर ली होगी, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है सर, समय को देखते हुए हमें चलना होगा। मुसलमान हिंदुओं में कोई मामला हुआ, आपने ठीक है, सारी बातें गिना दी, लेकिन सवाल वहीं पर आकर टिक जाता है कि क्या जो चीन में लोग हैं सर, जो चीन में लोग बसे हुए हैं, क्या वो आपकी नजर में मुस्लिम नहीं है? भगवान राम के आपने बता दिया कि चीन से हमारा कोई गहरा संबंध नहीं है, लेकिन क्या इस्लाम से भी संबंध नहीं है? क्या इस्लामिक लोगों से संबंध नहीं है? सर आप मेरी बात सुन रहे हैं। इज्जत करनी है। अब इसमें जो था, जो कतर के एम्बेसडर को, हमारे जो एम्बेसडर साहब को, अभी आपके फॉरेन एम्बेसडर साहब बैठे हुए हैं, चलिए ठीक है, हम अपने एम्बेसडर हैं, तो जब अगले मेहमान की ओर बढ़ते हैं। सर आप मेरी बात नहीं सुनना चाह रहे, आप मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनना चाह रहे। वहाँ पे मौजूद थे, उनका डिनर भी वहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। तो ये बात जो आप कह रही हैं, उनको एम्बेसडर साहब को कह देना चाहिए था कि साहब देखिए ऐसा है, आप चलिए ठीक है, के खिलाफ चाइना के एम्बेसडर को बुलाइए, उसके बाद मैं भी आ जाऊंगा। जेके त्रिपाठी जी की ओर बढ़ती हूँ। सर आपने दोनों को सुना, आपने वसीम गाजी जी को भी सुना। गाजी जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मैं समझ गई। आपने भारत और अरब देश के बीच के संबंध की काफी सराहना कर दी, मैं समझ गई, और हमारे साथ और भी अन्य मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं उनके साथ। जेके त्रिपाठी जी और बहुत खुशी से रहते हैं, उनकी बहन बेटियां गाजी साहब पहले
मेहरबानी करें तब मैं बोलूं। इसलिए इस मुद्दे को खत्म करिए। बीजेपी हमारी ठीक है, आपके कहने से मुद्दा नहीं खत्म हो जाएगा सर। मुद्दा खत्म हो गया। चलिए ठीक है, इसको जोड़ लेंगे। मुझे मजबूरन म्यूट करना पड़ेगा सर। ना वो हमारा दोस्त है, ना अरबों का दोस्त है, वो किसी का दोस्त नहीं है, वो तो खाली। चलिए जेके त्रिपाठी जी, आपने सुना दोनों को ही, आपने वसीम गाजी जी को भी सुना और आपने गुलरेज जी को भी सुना। उन्होंने बताया, एक तरफ गुलरेज जी कह रहे हैं कि सर्वधर्म सद्भावना, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, और ये बार बार कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से, और करके भी दिखाया गया कि हमने तो भाई अपनी गंदगी साफ कर ली है, हमने जो करना था एक्शन कर लिया है, और भी लोग हैं लिस्ट में, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी समय रहते। लेकिन आप देखिए, वसीम गाजी जी तो यहाँ पर ये गिना रहे कि भारत और अरब के बीच अच्छे संबंध रहे हैं, इतना तो चीन के साथ कभी नहीं रहा है, चीन का हमेशा बायकॉट किया गया। लेकिन जो चीन में लोग बसे हुए हैं, क्या उनसे भी संबंध नहीं है? क्या वो इस्लामिक नहीं है? क्या वो मुस्लिम नहीं है? क्या उनसे कोई नाता नहीं है अरब देशों का? सवाल मेरा ये। देखिए, जो चीन में बसे हुए उइगर मुस्लिम हैं, उनके ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, ये शायद सभी लोग जानते हैं। वसीम गाजी साहब भी अच्छी तरह जानते होंगे। 1 लाख से ज्यादा मस्जिदें वहां ढहा दी गई हैं। लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में, एजुकेशन कैंप के नाम पे कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया है। आप सही कह रहे हैं कि वहां रोजे वगैरह अब ये सवाल ये कि क्यों आखिर अरब देश, अरब ममालिक इस सब चीजों पे चीन की मुखालफत नहीं करते। वो देखिए 2 कारण उसके, एक तो जैसे कि गुलरेज शेख साहब ने कहा कि आर्थिक कारण ये है कि BRI की वजह से वो वहाँ है। दूसरे, चीन से काफी फिनिश प्रोडक्ट उनको मिलते हैं, जब जो कि और चीन को वो तेल भी देते हैं, जैसे हमें तेल देते हैं। हमसे उतने फिनिश प्रोडक्ट नहीं मिलते, हमसे लेबर मिलते हैं, जो कि जैसे गाजी साहब बता रहे थे कि तकरीबन 70 लाख के लोग हमारे गल्फ में पड़े हुए हैं। तो अब परेशानी ये है कि अरब मुल्क इसलिए नहीं चीन की खिलाफत करता कि चीन के खिलाफ बोलने वालों में अरब मुल्क में ज्यादातर लोग नहीं। पाकिस्तान की शह पर अरब मुल्क जो हैं वो OIC के तहत वो अपना एजेंडा तय करते हैं। हालांकि ये उनकी मजबूरी, मैं मानता हूँ मजबूरी है कि OIC के तहत वो करते हैं, लेकिन इंडिविजुअली हर अरब मुल्क का हिंदुस्तान के साथ अच्छा संबंध है। मैं खुद ओमान में 4 साल रह चुका हूँ और मैंने वहाँ देखा कि लोग कितना गाजी साहब जैसे कह रहे हैं कि वहाँ अबू धाबी में मंदिर खोले जा रहे हैं, ओमान में पिछले 200 साल से मंदिर। तो ये स्थिति है अरब देशों की हमारे प्रति कि वो काफी सहानुभूति और काफी अच्छे ढंग से पेश आते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये एजेंडा रहा है और उस एजेंडे के तहत वो OIC भी भारतीय कश्मीर हो या ये अभी हल्का मुद्दा हो, इसके लेकर के भारत की मजम्मत करते। वो चीन की इसलिए नहीं करते, सीधी चीज कि चीन बहुत बड़ा देश है, वो उनसे तेल लेता है और उनको फिनिश प्रोडक्ट देता है। वही चीज हमारे साथ थोड़े कम स्केल पे है। देखिए, जो ये हल्ला हो रहा है कि हम ट्रेड बंद कर देंगे और लिस्ट बनाई जा रही है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये सब आप देखिएगा बकवास है। कुछ दिनों में ये सारी चीज फिजल आउट होगा, क्योंकि अगर भारत की 80% से ज्यादा चीज वो भारत आयात होता है तेल का, उसका 80% से ज्यादा गल्फ देशों से आता है। अगर भारत को वो गल्फ देश निर्यात नहीं करेंगे तेल का, तो क्या होगा कि तेल की कीमतें गिरेंगी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, और वो ये देश कतई नहीं चाहेंगे। एक दूसरी चीज ये है कि भारत में निवेश, आपने जैसा कि गाजी साहब भी बता रहे हैं कि निवेश काफी सऊदी अरेबिया ने, UAE ने किया है। तो ये इस सब की वजह से आप देखिएगा ये कुछ दिनों की बात है, उसके बाद ये चीज खत्म हो जाएगी। और एक चीज आपने ये देखी है कि उसके तुरंत बाद कई अरब देशों ने ये कहा कि हाँ, हमने भारत की प्रतिक्रिया देखी
और हम ये स्वीकार करते हैं कि भारत की सरकार ने या बीजेपी ने जो किया है उनको पार्टी से निकाल के वो ठीक है, कुछ और लेकिन करने सर की जिस कुवैत ने भारत का विरोध किया है वहां पर इस्लाम के खिलाफ बोलना अपराध माना जाता है, इस्लामिक कंट्री है। लेकिन यही अगर चीन कर रहा है, और आपने खुद भी बताया कि कितने लाख मस्जिद वहां पर गिरा दी गई, फिर वहां पर वो कुछ भी बनाए, कोई भी इमारत, कोई भी टॉयलेट, कुछ भी बनाए, तो उसका विरोध नहीं। वही है कि जो जबरदस्त होता है, ज्यादा जबरदस्त जितना होता है, जिसकी लाठी उतनी उसकी भैंस वाली बात है। इसलिए वो विरोध नहीं करते, क्योंकि वहां पर एक फैक्टर पाकिस्तान का भी है जो कि चीन का किसी भी हालत में विरोध नहीं करेगा, और चीन के लिए वो एक प्रोटेक्शन है ओआईसी में। सवाल यही कि आखिर कौन सी नब्ज है चीन के पास, कौन सी नब्ज? नहीं, नब्ज तो यही है कि चीन के पास पाकिस्तान जैसे कई छोटी देशों की इकोनॉमी को कंट्रोल करने की शक्ति है, एक, जिसकी वजह से वो ये बढ़ावा देता है। दूसरी चीज ये कि चीन के पास अपने तैयार माल को भेजने का कई छोटे छोटे देश, मुस्लिम देश हैं, जिबूती है, यमन है, सोमालिया है, कई छोटे छोटे देश जो हैं उनमें अपने माल को भेजने का और अपनी ट्रेड डिप्लोमेसी को चलाने का ताकत है, तो मजबूरी है। मैं ये कह रहा था कि पहली बात तो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल भारत नहीं है। उन्होंने जो मुखालफत की है वो सिर्फ ये जो इनके दो लोगों की मुखालफत की है, और हिंदू ये मुद्दा तो खत्म हो गया। हमारे एम्बेसडर साहब ने कह दिया कि ये दोनों फ्रिंज एलिमेंट हैं, शरारती तत्व में, और उन्होंने उसकी तारीफ की कि भारत सरकार ने जो है वो अपनी ये बात को ठीक कर लिया, उनको पार्टी से निकाल दिया। और दूसरी बात ये है कि जो चाइना है, इसको ड्रैगन कहा जाता है, ये तो हमारी भी सरहदों में घुसता रहता है, कहीं फ्लाईओवर बना रहा है, कहीं हमारे गाँवों पे कब्जा कर रहा है, कभी बोलता है अरुणाचल जो है हमारा है। तो देखिए, चाइना तो ड्रैगन है, उसकी बात आप ना करें। देखिए, आपको अगर मिसाल देनी है तो अमेरिका की दीजिए, इंग्लैंड की दीजिए, आप दूसरे ममालिक की दीजिए। आपको मालूम नहीं है जब चाइना की बात हम क्यों ना करें, सवाल तो वहीं पर आकर टिक गया है। इसीलिए मैंने ये सारी चीजें गिना दी हैं कि वहां पर मुस्लिमों के साथ किस तरह का रवैया है, तब आप सवाल नहीं करते हैं, तब आप खून की नदियां बहाने को तैयार नहीं है। वो आए थे और बनारस भारत में ही रहकर भारत की खिलाफत देखी जाती है, दूसरे देश भी भारत की खिलाफत करते हैं, यही तो सवाल है हमारा। हमारी करेंसी वहाँ चलती है, आज भी हमारी करेंसी हिंदुस्तान की वहाँ बहुत धड़ल्ले से चलती है, जबकि चाइना से उनके करेंसी वहाँ नहीं चलती है। देखिए, हमारे संबंध में आप चाइना को मत लाइए, चाइना जो है वो किसी का सगा नहीं है। अब आप कह रहे हैं चाइना किसी का सगा नहीं है, लेकिन चाइना में जिस तरह से मुस्लिमों के साथ बर्बरता होती है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बस इतनी सी बात, चाइना किसी के लिए सगा नहीं है, बस इतना सा, बस इतनी सी बात पे खत्म हो गई आपकी बात। गुलरेज साहब, आप बताइए ना, चाइना के आपने सुना गाजी जी को, बस इतनी सी बात, इतना उनका विरोध करना है कि चाइना किसी का सगा नहीं है। साउथ कोरिया को परेशान कर रखा है, नेपाल को, भूटान, सब पे चाइना की गुंडागर्दी है। उस गुंडे की बात मत करिए, आप सिविलाइज कंट्री की बात करिए, इंग्लैंड की बात करिए, फ्रांस की बात करिए। आप क्या यही यानी कि जो जेके त्रिपाठी जी ने गिना दिया कि एक शक्तिशाली राष्ट्र है, जो मनाए वो करे, शक्तिशाली राष्ट्र है, इकोनॉमी फंसी हुई है ना, इकोनॉमी है हाथ में, इकोनॉमी है हाथ में सर, इकोनॉमी है हाथ में, इसीलिए आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। जहाँ भगवान कृष्ण ने कहा था कि सब हम एक हैं, सब लोग एक हैं, हम लोग। ठीक है, इतना ठंडा रुख। चाइना को अपने एजेंडे से हटा दिए। चाइना बहुत ही खराब कंट्री है। एक बार बोले तो मैं बोलता हूँ। हमारी बात करनी है तो हमारी बात हो गई, संबंध ठीक हो गए। एक मुद्दा था, और बताइए 50 साल में गाजी साहब, और भी मैंने आपको पहले भी बोला कि माफी चाहूंगी, लेकिन और भी मेहमानों को बोलने का मौका दीजिएगा। किसी एम्बेसडर को 50 साल में बुलाया, 50 साल में जी मजबूरन आपको म्यूट करना पड़ेगा, और बात खत्म हो गई। नुपुर शर्मा भारत नहीं है, ठीक है, कहिए सर। गुलेश जी, देखिए, जहाँ तक चाइना का विषय है ना,
हम बहुत सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमको दो चीजें नहीं भूलना चाहिए। एक तो चाइना में जो होता है वो वहां की या कहीं के भी आम पब्लिक को मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि मीडिया सेंसर्ड है एक आयरन कर्टन के अंदर। तो और भारत जो है वो उन्मुक्त है, मीडिया में हर चीज हम चर्चा करते हैं, सोशल मीडिया ओपन है। चाइना में ना गूगल है, ना फेसबुक है, ना ट्विटर है, ना अन्य माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स है। तो चीजें बाहर हर एक नॉर्मल आदमी को मालूम नहीं पड़ती, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ तक हम सरकारों की बात करें, अब यदि हम रिस्पॉन्स देखें सऊदी अरेबिया का, तो सऊदी अरेबिया ने जो बीजेपी ने कार्रवाई की उसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स दिया, वहीं यूएई की तरफ से भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया। अब आप कुछ और देशों की बात करें कि ये चाइना के ऊपर क्यों नहीं बोलते, तो थोड़ा सा मैं जियोपॉलिटिक्स में जाऊंगा। सऊदी अरेबिया का पूरा जो बैलिस्टिक मिसाइल सीक्रेट प्रोग्राम है, वो जो डोंगफुंग सीरीज है चाइना की, डी सीरीज, हमारे एम्बेसडर बैठे हुए हैं, वो बताएंगे इस विषय पे कि पूरी के पूरी वहां की जो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है सऊदी का, वो कॉपीड फ्रॉम चाइना है और वो यूएस से नहीं है कॉपी। अब ईरान की बात करें तो ईरान के ऊपर इतने अमेरिकन सैंक्शंस लगे हैं कि वहां पर 400 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ का इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, तो वो चाइना के खिलाफ नहीं बोल सकता। इसी तरह से आप इराक को देखें तो इराक की स्थिति भी वैसी ही है। बाकी जो छोटे देश हैं खाड़ी के, इंक्लूडिंग में तो यूएई की भी बात करता हूँ, जितना चीनी इन्वेस्टमेंट है, किसी समय यूएई में सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स का इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, लेकिन अब उसको सुपरसीड कर दिया है चाइना ने। मतलब आप इससे ज्यादा खाड़ी में क्या सोचेंगे कि इजराइल जो कि सबसे करीबी देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, कहा जाता है 51st जो स्टेट है वो यूएस का, वो इजराइल है। वहां की जो हाइफा की बंदरगाह है उसको चाइना डेवलप कर रहा है और यूएस उसको अपोज कर रहा है। तो चाइना का मैं चाइना के ऊपर बहुत डिटेल में पढ़ता भी हूँ, लिखता भी हूँ। तो चाइना जिस प्रकार से पैठ बनाता है वो पूरे सिस्टम पर काबू पा लेता है। और जब वो सिस्टम पे काबू पाता है, यहाँ तक आप यूएन की ह्यूमन राइट एजेंसीज देखिए, दूसरी चीज एजेंसीज देखिए, कि वो इस प्रकार के मेंबर्स को ब्राइब करके भी वहां बैठाता है दूसरी कंट्रीज के, कि जब चाइना के ऊपर प्रश्न उठता है तो वो वीटो कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। तो ओआईसी में भी चाइना के लोग हैं, मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूं। जैसे कि हमारे एम्बेसडर ने एक बात कही कि पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ओआईसी में है, लेकिन पाकिस्तान इतना कर्ज में दबा हुआ है कि वो कुछ नहीं बोल सकता चाइना के खिलाफ। वहीं मालदीव की भी बात करें आप, तो मालदीव के ऊपर चाइनीज लोन इतना है कि बीच में वहां के जो सभापति थे, तो वहां की संसद के, उन्होंने कहा था कि इतना कर्ज हो चुका है चाइना का कि हमको अपनी दादी के गहने बेचना पड़ेंगे तब हम उसको चुका पाएंगे। तो चाइना अलग गिरफ्त में लेता है, डेट ट्रैप पॉलिसी होती है, सब कुछ होती है। और इंडिया के जो बात है, इंडिया क्रिस्टल क्लियर है। और मुझे भी लगता है जिस प्रकार से एम्बेसडर साहब कह रहे हैं कि थोड़े दिन में चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे पास समय की कमी है, माफी चाहूंगी गाजी साहब। 15 सेकंड दीजिए, 15 सेकंड। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए पहले। है दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन अडानी जी हैं और अडानी जी का हेडक्वार्टर दुबई में है। और अभी वहां पर जो IPL T20 होने वाले हैं उसको अडानी जी जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो चाइना से मत जोड़िए हम लोगों को, हमारी उनके बहुत अच्छे संबंध है। एक छोटी सी बात थी, खत्म हो गई। और चाइना पे भाषण दे रहे हैं ये स्पोक्स पर्सन साहब। चाइना जो है वो किसी का, आपको मालूम नहीं है, अडानी जी का जो सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है इंडिया, हिंदुस्तान से भी बड़ा, वो दुबई में है। लेकिन इतना विरोध नहीं देखा गया ना, स्टोर नहीं बंद किए जा रहे हैं, चाइनीज सामान खरीदने से मना नहीं किया जा रहा, क्यों? सवाल तो यही हमारे पर आकर टिक जाता है। और यही बात गुल रहे साहब ने भी कही, यही बात JK त्रिपाठी जी ने भी कही। सर, हमारा पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, वो रहेगा। नहीं, वो नहीं, हमारे हेडक्वार्टर सारे इंडिया के वहीं पर है। मुकेश अंबानी का सबसे बड़ा कारोबार, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हमारा नियर नेबरहुड है, और मुझे लगता है कि चाइना कचरा है हमारे संबंध के बीच में। आपको एग्जाम्पल देनी है तो चाइना की बिल्कुल मत दीजिए। चाइना डेमोक्रेटिक नहीं, चाइना में मुस्लिम कहाँ है? चाइना में मुस्लिम नहीं है। दुबई में तो इंडियन रुपया चलता था। चाइना में तो मुस्लिम है ही नहीं, जो मैंने गिनाया। जो शिनजियांग है जहाँ पर 50% मुस्लिम है, वो आपकी नजर में मुस्लिम असल में है नहीं। होने वाले टर्की बोलते हैं तो शायद आप भूल चुके हैं कि वो मुस्लिम भी है। चलिए, अलग तरह से होता है क्योंकि चीन सबको गिरफ्त में लेके रखता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।
तो आपने देखी पूरी चर्चा और किसका क्या कुछ कहना है। मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं कि हमारे तो चाइना से कोई संबंध ही नहीं है और ना ही अरब देशों के हैं, क्योंकि चाइना की तो हम पूरी खिलाफत करते हैं। सिर्फ कड़ी निंदा चाइना की जा रही है, लेकिन भारत में अगर कोई भी बयानबाजी हो जाती है तो उसका कितना कड़ा विरोध होता है, उसकी बानगी आप सभी देख रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।